हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं कार्बन। चलिए इसको समझते हैं। तो क्या टॉपिक लिया हमने बच्चों? कार्बन। कार्बन का संकेत होता है C, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6 और एटॉमिक वेट होता है 12। एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और एटॉमिक वेट को कहते हैं परमाणु भार। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार होता है 12। अब हम कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड करेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसलिए कार्बन के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर हमें किसी भी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसलिए कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम परमाणु भार में से, ऊपर की संख्या में से परमाणु क्रमांक जो नीचे की संख्या होती है वो घटा देते हैं। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। तो इसलिए कार्बन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं कि कार्बन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु क्रमांक 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोहर-बरी के नियम अनुसार, 2n² के अनुसार। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो इसलिए पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हम जानते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता को अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी किसको कहते हैं? किसी तत्व की बाहरी कोश में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अर्थात किसी भी तत्व की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है संयोजकता या फिर वैलेंसी। कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए भी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। मैं इसको साफ कर देता हूं। तो बच्चों कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। एक बात। दूसरी बात, अगर हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या हम किसे कहते हैं? किसी तत्व के ऊपर, किसी परमाणु के ऊपर जितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और आपको पता है कि किसी भी तत्व पर या परमाणु पर चार्ज कब आता है? जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तब उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई तत्व अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि कोई तत्व अपनी लास्ट वाली सेल में, लास्ट वाली कोश में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसीलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसीलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे, 2 4 होगा। कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसलिए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है बच्चों +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमें किसी भी तत्व की संयोजकता या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है तो हमें उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर किसी तत्व की बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वह उन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वह उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी या फिर वैलेंसी होगी। और जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किए जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, और किसी तत्व की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी या फिर वैलेंसी होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं और उसकी हम क्या करेंगे, वैलेंसी ज्ञात करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लिया बच्चों? ऑक्सीजन। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन का संकेत O होता है और परमाणु क्रमांक होता है 8। इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हम कोषों में बांटेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में बचे हुए कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? तो इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसलिए ऑक्सीजन पर आ गया -2 का चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। और आपको पता है कि किसी भी तत्व के ऊपर जितना चार्ज होता है पॉजिटिव या निगेटिव विद चिन्ह वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -2। इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? -2 होगी। और अगर हम संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2। संयोजकता को विदाउट चिन्ह लिखा जाता है, संयोजकता को विदाउट चिन्ह लिखा जाता है और ऑक्सीकरण संख्या को विद चिन्ह लिखा जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु क्रमांक होता है 1। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो हाइड्रोजन की बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तत्व की बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह उन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है, त्यागता है। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई बच्चों? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हुई +1। और अगर हम संयोजकता की बात करें तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 1 होगी। संयोजकता कितनी होगी बच्चों? इसीलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। संयोजकता को विदाउट चिन्ह लिखा जाता है और ऑक्सीकरण संख्या को विद चिन्ह। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। कार्बन के रूप देख लेते हैं जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप
कार्बन प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन डायमंड यानी हीरे के रूप में पाया जाता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है बच्चों? विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन जो है कोयले के रूप में पाया जाता है। कोयला यानी कोक। तो ये कार्बन के अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? धातु होती है, ये अधातु होती है या फिर उपधातु होती है? तो कार्बन होती है बच्चों अधातु, नॉन मेटल। अधातु को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो कार्बन एक नॉन मेटल है या अधातु है। कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट या फिर कोयला। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट यह ब्लैक कलर का होता है। पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, उसे ही हम ग्रेफाइट कहते हैं। और यह विद्युत का गुड कंडक्टर होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। और कार्बन जो है कोयले के रूप में भी पाया जाता है, जिसे हम कोक भी कहते हैं। सबका सिंबल होता है सी। कार्बन का संकेत क्या होता है बच्चों? सी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, कार्बन के यौगिक, जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ऐसे यौगिक, कार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करने के लिए आपको इसके टाइप्स याद रखने पड़ेंगे। वैसे तो जो यौगिक, जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक ही कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के प्रकार। सबसे पहला टाइप्स होता है हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक, अब हम लेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। इसी में ले लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। सबसे पहला टाइप होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहला टाइप्स होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे? ऐसे यौगिक जो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जिसका संकेत होता है H, और कार्बन मीन्स होता है बच्चों कार्बन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे, वे सारे के सारे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। वे सभी का ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे CH4 का मेथेन कहते हैं, इसे हम मार्स गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव होती है, जैसे C2H4 एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज C2H2, इसे एसिटिलीन कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज C2H6, ये एथेन होती है। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक यौगिक में एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हम ईंधन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ईंधन। हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम ही ईंधन है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं।
नेक्स्ट टाइप इज हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कैसे कंपाउंड होते हैं बच्चों? हेलो का मीन्स होता है हेलोजन, हेलोजन। और हेलोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेलोस प्लस जन। हेलोस मीन्स होता है समुद्र और जन मीन्स होता है जन्मा। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो समुद्र से जन्मे, ऐसे तत्व जो समुद्र में जन्मे या फिर समुद्र से प्राप्त हुए, उन्हें हम कहते हैं हेलोजन। और इसका हेलोजन को याद करने की, हेलोजन जितने भी एलिमेंट हेलोजन होते हैं ये आवर्त सारणी के 7th A समूह में रखे गए हैं। और 7th A समूह में जितने भी एलिमेंट रखे गए उन्हें हम हेलोजन कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई। और हेलोजन तत्वों को याद रखने की ट्रिक क्या है? फिर कल बारात आई, FClBrI। तो यहाँ से याद रहेगा, F से बनता है फ्लोरीन, Cl से बनता है क्लोरीन, Br से बनता है ब्रोमीन और I से बनता है आयोडीन। ये एलिमेंट हेलोजन होते हैं। और जो एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n होती है परमाणुओं की संख्या, जहाँ n क्या है बच्चों? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। जैसे अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? C तो 1 ही आएगा। और हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2n+2, तो 2 1 जा 2 + 2 4, CH4। ये तो हुआ एल्केन और ये हुआ हेलोजन। अगर एल्केन के साथ में हेलोजन जुड़े हुए हैं, या तो F या फिर Cl या फिर Br या फिर I, तो वे कंपाउंड होंगे हेलो एल्केन। वे कंपाउंड क्या होंगे? हेलो एल्केन। एल्केन के साथ में जब हेलोजन एटम या फिर परमाणु जुड़े होते हैं तो वे कंपाउंड कहलाते हैं हेलो एल्केन। और जितने भी हेलो एल्केन कंपाउंड होते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे हमने एल्केन लिया एक CH3 और इसमें हेलोजन जोड़ दिया Cl, तो ये हो गया बच्चों मेथिल क्लोराइड। CH3 मेथिल होता है और Cl से बनता है क्लोराइड। हेलो एल्केन, मेथिल क्लोराइड, ये क्या है? हेलो एल्केन है। और जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। और देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ से पहचान कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या फिर नहीं। जैसे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, इसे हम क्या कहेंगे? एथिल ब्रोमाइड। तो बच्चों जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं या फिर जितने भी हेलो एल्केन होते हैं, ये सभी क्या है बच्चों? दोनों की दोनों एग्जाम्पल जो है ये एल्किल हैलाइड के हैं। किसके? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है CnH2n+1। एल्केन का फॉर्मूला तो होता है बच्चों CnH2n+2। दुगने से 2 ज़्यादा आएगी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। जितने C परमाणु होंगे, कार्बन परमाणु जितने होंगे, हाइड्रोजन एल्केन में होते हैं दुगने से डबल। जैसे अगर कार्बन परमाणु 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने से 2 ज़्यादा, 2 × 2 और 2 4। ऐसे अगर हम n बराबर 2 रख दें तो C2H कितने होने चाहिए? दुगने से 2 ज़्यादा, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। तो ये तो होगा एल्केन। ये तो क्या होगा? एल्केन। हम कर रहे हैं बात एल्किल की। और एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। हाइड्रोजन परमाणु दुगने से 1 ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम n बराबर 1 रखें इसमें तो C1 होगा और हाइड्रोजन दुगने से 1 ज़्यादा है, 2 1 जा 2 और +1 3, CH3। और यहाँ पे भी तो ये आया है एल्किल CH3। ऐसे n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो C2H5 हो जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे C3, 3 दूनी 6 +1 7, C3H7 हो जाएगा। तो जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल समूह। एल संकेत होता है बच्चों OH। OH निगेटिव नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, केवल OH ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल समूह। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्कोहल समूह होता है वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे CH3OH, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मैथिल एल्कोहल। CH3 मैथिल होता है और OH एल्कोहल। ऐसे ही C2H5OH, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह, इसका सिंबल होता है CHO। ऐसे कंपाउंड जिसमें CHO या फिर एल्डिहाइड समूह आएगा वे सभी कंपाउंड क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3CHO, इसे कहते हैं बच्चों एसिटिल्डिहाइड। देखिए इसमें भी CHO समूह आया है, तो इसलिए ये क्या होगा, एल्डिहाइड समूह होगा। और जितने भी एल्डिहाइड समूह के कंपाउंड होते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह, सिंबल होता है बच्चों इसका COOH। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH, इसमें COOH समूह आया है, ये कार्बोक्सिलिक समूह। और जितने भी कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और यह अम्ल सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, कीटोन। सिंबल होता है इसका CO। ऐसे यौगिक जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कीटोन समूह, CO समूह, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे CH3COCH3, इसमें कीटोन समूह है, तो ये भी क्या है, ये भी कार्बनिक यौगिक है और इसका नाम होता है एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। इसे प्रोपेनॉन 2 भी कहते हैं बच्चों। कुछ कंपाउंड बच्चों नाइट्रोजन युक्त भी होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैसे NH2CONH2, इसे हम यूरिया भी कहते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, यूरिया का। तो यूरिया क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।